फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। अजायब घर जो है किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए में दिया है क्या यह देसी शब्द है। ऑप्शन बी में दिया है क्या यह जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी में दिया है क्या यह जो है विदेशी शब्द है। और ऑप्शन डी में दिया है क्या यह जो है संकर शब्द है। देखिए अजायब घर जो है किस प्रकार का शब्द है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए देसी शब्द नहीं है, तत्सम भी नहीं होगा और विदेशी शब्द भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अजायब घर जो है एक संकर शब्द है। देखिए दो भाषाओं के मेल से जो है बने शब्द को जो है संकर शब्द कहा जाता है। पहले क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए में दिया है निशाकर, ऑप्शन बी में दिया है निशाचर, ऑप्शन सी में दिया है तरणी और ऑप्शन डी में दिया है कृषाणु। देखिए कृषाणु जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है और तरण देखिए सूर्य का पर्यायवाची होता है और निशाचर जो है राक्षस का पर्यायवाची होता है। यहाँ आपसे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो देखिए चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा निशाकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलेंगे। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चलिए यह भी प्रश्न जो है पर्यायवाची से है। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन जो है महादेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है गरुण ध्वज, ऑप्शन बी में दिया है नारायण, ऑप्शन सी में दिया है चंद्रशेखर और ऑप्शन डी में दिया है विश्वंभर। देखिए गरुण ध्वज, नारायण और विश्वंभर ये तीनों जो है विष्णु के पर्यायवाची हैं, जबकि महादेव का जो पर्यायवाची शब्द है वह है चंद्रशेखर। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। महादेव का पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। छायावादी प्रवृत्ति की रचना जो है सबसे पहले किनकी रचनाओं में जो है दिखाई पड़ी। ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रानंदन पंत की कविता में, ऑप्शन बी में दिया है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ऑप्शन सी में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में और ऑप्शन डी में दिया है श्रीधर पाठक की कविताओं में। चलिए आपको बताना है कि छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है सबसे पहले किनकी कविताओं में जो है दिखाई पड़ी। देखिए वैसे तो छायावाद की जो प्रथम रचना है वह जयशंकर प्रसाद की जो है झरना है, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी। और इसको झरना को देखिए छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है छायावाद की देखिए 1920 में आई उच्छ्वास, जो कि यह भी छायावादी रचना है। इसलिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किनकी कविता में दिखाई पड़ी, तो आपका उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत की कविता में। देखिए ऑप्शन में अगर जयशंकर प्रसाद होता तो वह उत्तर जो है हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जो झरना रचना है 1918 में आई। तो देखिए जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमको मजबूरी में सुमित्रानंदन पंत लगाना पड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ेंगे। इदन मम रचना जो है किसकी है। ऑप्शन ए में दिया है ममता कालिया की, ऑप्शन बी में दिया है मन्नू भंडारी की, ऑप्शन सी में दिया है चित्रा मुगदल की और ऑप्शन डी में दिया है मैत्री पुष्पा की। उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए इदन मम जो रचना है वह मैत्री पुष्पा की रचना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इदन मम जो है यह रचना है मैत्री पुष्पा का जो है एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, चाक, झूला नट, अलमा, कबूतरी इत्यादि ये सभी जो है मैत्री पुष्पा के जो है उपन्यास हैं।
देखिए इदन्नमम भी मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, स्मृति दंश भी इनका उपन्यास है, बेतवा बहती रही यह भी जो है इनका उपन्यास है। इसके अलावा अलमा और कबूतरी भी इनके उपन्यास हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट का है? चलिए अब आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट का है। आपके ऑप्शन में दिया है 100 अजान और एक सुजान, ऑप्शन बी में दिया है धूर्त रसिक लाल, ऑप्शन सी में दिया है निस्सहाय हिंदू और डी में दिया है श्यामा स्वप्न। चलिए आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है कौन सा उपन्यास है इनमें से। देखिए धूर्त रसिक लाल की बात करें तो यह मेहता लज्जाराम शर्मा का जो है उपन्यास है और निस्सहाय हिंदू जो है राधा कृष्ण दास का है, जबकि श्यामा स्वप्न जो है डॉक्टर जगमोहन सिंह का है। और यहाँ आपसे बालकृष्ण भट्ट का पूछ रहा था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 अजान और एक सुजान, यह उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी क्यों आई है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, ऑप्शन बी में दिया है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, ऑप्शन सी में दिया है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और ऑप्शन डी में दिया है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ जो है उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर जो है ले आने से। चलिए सही उत्तर करेंगे आप लोग। देखिए गोदान जो है 1936 में यह मुंशी प्रेमचंद का जो है अंतिम उपन्यास है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गोदान उपन्यास की कथावस्तु में जो है कसावट में जो है कमी क्यों आई है। तो देखिए बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से बिल्कुल नहीं, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और देखिए डी की बात करें तो साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से, तो बिल्कुल यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, बी उत्तर जो है सही होगा। और देखिए गोदान अभी हमने बताया कि यह जो है मुंशी प्रेमचंद का जो है अंतिम उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कवि केशवदास की कौन सी कृति जो है अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में जो है भटक गई लगती है। ऑप्शन ए में दिया है रामचंद्रिका, बी में दिया है कवि प्रिया, सी में दिया है रसिक प्रिया और डी में दिया है रतन बावनी। देखिए रामचंद्रिका जो रचना है यह 1601 की रचना है और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि केशवदास की कौन सी कृति है जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा जो है छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो इसका उत्तर भी जो है ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, रामचंद्रिका। देखिए रामचंद्रिका में जो है 39 प्रकाश या अध्याय हैं। यह राम के चरित्र पर जो है आधारित है। ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। अन्या से अनन्या किसकी रचना है। चलिए अन्या से अनन्या जो है यह रचना जो है किसकी है। मैत्री पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, कृष्णा सोबती की या फिर जो है प्रभा खेतान की। देखिए अन्या से अनन्या जो है यह रचना है प्रभा खेतान की, जो है यह आत्मकथा है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो कस्तूरी कुंडल बसय और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये आत्मकथा भी जो है प्रभा खेतान की है।
डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। अन्य से अनन्या जो है किसकी रचना है, तो प्रभा खेतान की। डी विकल्प जो है सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखिए आप लोग उत्तर लगातार किया करें। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट को नहीं देखा जाता है, बिल्कुल आपके कमेंट को देखा जाता है। और देखिए आपका अगर कोई प्रश्न रहता है तो नेक्स्ट क्लास में जो है उसको पूरी तरह से जो है निस्तारण करने की कोशिश की जाती है। चलिए 10वें क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा जो है अलंकार है। चलिए पंक्ति दी हुई है, फूले काश सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें जो है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए में दिया है रूपक अलंकार है, बी में दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी विकल्प में दिया है यमक अलंकार है और डी में दिया है श्लेष अलंकार है। चलिए आपको उत्तर करना है कि फूले काश सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है। देखिए जिस भी पंक्ति में आपको जनु मनु जानो मानो दिख जाए वहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी उत्तर इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, पिता कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए में दिया है शेखर जोशी, ऑप्शन बी में दिया है उषा प्रियंवदा, ऑप्शन सी में दिया है उदय प्रकाश और ऑप्शन डी में दिया है ज्ञान रंजन। चलिए आपको बताना है कि पिता कहानी के लेखक कौन हैं। देखिए पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। चलिए पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 12वां प्रश्न देखिए, हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन जो है किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी में दिया है रामचंद्र शुक्ल का और ऑप्शन डी में दिया है नगेंद्र का। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन जो है किसका है। तो देखिए यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह जो है किसकी पंक्तियाँ हैं। चलिए यह भी पंक्ति जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। उत्तर करेंगे आप सभी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किनकी पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए में दिया है नरेंद्र शर्मा की, बी में दिया है हरबंस राय बच्चन की, ऑप्शन सी में दिया है बालकृष्ण शर्मा नवीन की और ऑप्शन डी में दिया है भगवती चरण वर्मा की। देखिए हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा की। डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर पढ़ेंगे आगे। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपके लिए आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है समास, बी में दिया है अव्यय, सी में दिया है उपसर्ग और ऑप्शन डी में दिया है प्रत्यय। देखिए वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें जो है प्रत्यय कहा जाता है। डी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। जबकि उपसर्ग की बात करें तो देखिए उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें जो है उपसर्ग कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 पर चलेंगे। औंधी खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए मुहावरा से यह प्रश्न है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है मूर्ख होना, बी में दिया है कुछ निर्णय न कर पाना, ऑप्शन सी में दिया है झगड़ालू होना और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं तो हमारा उत्तर नहीं होगा, झगड़ालू होना भी नहीं होगा और कुछ निर्णय न कर पाना यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा।
औंधी खोपड़ी मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा मूर्ख होना। प्रश्न नंबर 15 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 16 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। बिना पढ़ा हुआ अंश जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है अपठित, बी में दिया है अपभ्रंश, ऑप्शन सी में दिया है मौलिक और ऑप्शन डी में दिया है अपठनीय। देखिए जो पढ़ा ना जा सके उसे जो है अपठनीय कहा जाता है, लेकिन बिना पढ़ा हुआ अंश जो है इसके लिए एक शब्द होगा अपठित। ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। और देखिए आप सभी क्लास को भी अपने मित्रों में शेयर कर दें, और जो मित्र देखिए नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और देखिए ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर चूज करें, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का जो है निवारण किस प्रकार से करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, ऑप्शन बी में दिया है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, ऑप्शन सी में दिया है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, और डी में दिया है त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो देखिए त्रुटियों की उपेक्षा करके वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण नहीं हो सकता, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। और वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और आप त्रुटियों के प्रकार ही बताएंगे तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का जो है निवारण करना चाहिए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए शिक्षण से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 पर चलेंगे। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, बी में दिया है उन्हें कविताएं याद हों, सी में दिया है उन्हें मुहावरे याद हों, और डी में दिया है वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो देखिए वे किसी वक्ता के साथ रहते हों ये ज़रूरी नहीं है, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मुहावरा ही याद हो या फिर उन्हें कविताएं ही याद हों। सही उत्तर होगा उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, या फिर वर्ण समूह कहा जाता है, या फिर वक्तव्य कहा जाता है? चलिए आपको बताना है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे जो है शब्द कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखिए। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है अनौपचारिक कथन, बी में दिया है औपचारिक कथन, सी में दिया है प्रासंगिक कथन, और डी में दिया है तर्क संगत कथन। चलिए उत्तर करिए आप सभी। देखिए वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो है अनौपचारिक कथन कहा जाता है। ये उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अनौपचारिक कथन वे कथन हैं जो आपसी व्यवहार में जो है सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। ये विकल्प जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का यह अंतिम प्रश्न था। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है शामिल किया गया था आज के प्रैक्टिस सेट में, और इन 20 प्रश्नों में जो है आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताएं। और देखिए जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सभी लोग जो है क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें।
आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।